ये मैप है मेरे पास उसने दिया। देखो भैया कितना मस्त बनाया हूँ मैंने हाथों से। हो गया बस, कहानी खत्म हो गया। देखिए मान लेते हैं ये आपका भारत है, मानने में कोई शक नहीं है ना। ये मान लेते हैं कि भारत का मैप है, जिसमें ना आपको हिमालय के बारे में पढ़ना है। तो आप जानते हैं कि यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो टकराई थी, तो यहाँ पे हिमालय का निर्माण हुआ था, याद है। और हिमालय का जो निर्माण है इसके बारे में हमने चर्चा की हुई थी। तो हिमालय के बारे में देखिएगा तो ध्यान रखिएगा कि एक हिमालय है जिसको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। कौन सा हिमालय कहते हैं? ट्रांस हिमालय। इस हिमालय में आपको काराकोरम, कोरम, लद्दाख और जास्कर आता है। ध्यान रखिएगा, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये श्रेणी आता है जिसको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। अब ये ट्रांस हिमालय क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। इसके बाद आपका आता है मेन हिमालय, जो ऐसे करके है, हाँ ठीक है। ये आपका मेन हिमालय जिसको महान हिमालय भी कहा जाता है और ग्रेट हिमालय भी कहा जाता है। इसके बाद आपका एक हिमालय और आता है जिसको मध्य हिमालय कहते हैं, मध्य हिमालय। और फिर एक हिमालय और होता है जिसको हम कहते हैं शिवालिक। और ये तीनों है ना यहाँ पे एक तरह से ना मिल जाता है, एक तरह से यहाँ पे क्या होता है मिल जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और एक हिमालय हम अलग से बोल देते हैं यहाँ वाला हिमालय को, ये भी इसी का पार्ट है जो थोड़ा टेढ़ा हो चुका है, समझे, मुड़ गया है। तो ध्यान रखिएगा हिमालय में जो हम पढ़ रहे हैं तो हिमालय को हम थोड़ा सा पार्ट कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं कि कैसे कैसे हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहते हैं, पार हिमालय। पार हिमालय का मतलब समझे ना, हिमालय के उस पार, समझे कि नहीं समझे, हिमालय के उस पार, इसीलिए उसको पार हिमालय, ट्रांस उधर, यानी कि हिमालय के पार, यानी कि हिमालय से भी पुराना एक हिमालय है, हिमालय लेकिन नहीं है, समझे ना, हिमालय से पुराना है जिसको हम काराकोरम, लद्दाख और जास्कर कहते हैं। बस समझे, यहीं पे आपका कैलाश श्रेणी भी है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है आपका महान हिमालय। इसके बाद आता है आपका मध्य हिमालय। इसके बाद आता है आपका शिवालिक। पांचवा में आप ले सकते हैं, इस वाले हिमालय को बोला जाता है उत्तर पूर्वी हिमालय। पांच पार्ट में आपको डिवाइड करना। इस चीज को समझ गए? नोट करना भी है, बाद में नोट करेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ? नहीं ना? है तो पूछ सकते हैं, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें से कुछ समझ आइए कि हिमालय जो है यहाँ जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होती है और अरुणाचल प्रदेश तक जाती है, समझ गए ना? जानते हैं ना, इधर जम्मू कश्मीर है, इधर अरुणाचल प्रदेश, हमको भारत तक पढ़ना है ना, तो भारत के बारे में हाँ नीचे भी जाती है। बट ये आप पढ़े हुए ना कि सबसे जो पूर्वी पॉइंट है, सबसे पूर्वी पॉइंट है वो किबीथू है, जो कहाँ पे पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में, समझे कि नहीं? तो जम्मू कश्मीर से लेके ये अरुणाचल प्रदेश, एपी लिख रहा हो, आंध्र प्रदेश नहीं समझ जाना, अरुणाचल प्रदेश तक फैली है। और लगभग ये 2500 किलोमीटर लंबी है। कितने किलोमीटर लंबी है? 2500 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे चौड़ी ज्यादा है हिमालय, यहाँ पे लमसम आपको 250 किलोमीटर नहीं, सॉरी 400 किलोमीटर चौड़ी मिलेगी। और यहाँ पे ये चौड़ाई है ना थोड़ी सी घट जाती है, चौड़ाई समझते हो ना? हाँ। ये लंबी है करीब 2500 किलोमीटर, चौड़ाई यहाँ पे 400 है, यहाँ पे घट जाती है। क्यों घट जाती है? क्योंकि यहाँ पे आपको महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक अलग अलग दिखेगा, बट यहाँ पे ना मिक्सअप हो जाता है। और यहाँ पे जो चौड़ाई है लमसम 160 किलोमीटर के आसपास हो जाती है। बात समझे? हिमालय राज्यों के बाद हाँ यहाँ पे चौड़ा है, यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया, संकरा हो गया। यहाँ पे देखिएगा हिमालय अगर राज्यों की बात बोले तो जम्मू और कश्मीर तो है ही, वो राज्य नहीं रहे, अब केंद्र शासित प्रदेश बन गए। इसके बाद आप आ जाइए हिमाचल, उत्तराखंड आ जाइए, फिर आप इधर नेपाल आ जाएगा, नेपाल से पार हुई, नेपाल तो भारत के हिस्सा नहीं है ना, तो नेपाल को हम छोड़ देंगे। नेपाल के बाद आ जाइए आप सिक्किम आ जाइए, और इधर जो 7 राज्य हैं सिक्किम के अलावा अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, ये सब जो है असम उसम, इन सब में भी हिमालय है। तो ये हिमालय राज्य है, यहाँ पे पहाड़ है।
यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बारी बारी से एक एक हिमालय उठाते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात पढ़ लेते हैं कि ट्रांस हिमालय और पार हिमालय क्या है। ठीक है, ट्रांस हिमालय कुछ नहीं था, ट्रांस हिमालय जो हिमालय के उस पार है, ये मेन 3 हिमालय, ठीक है। और हिमालय के उस पार जो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और एक श्रेणी और है जो यहाँ पे आती है, जिसको हम कहते हैं कैलाश श्रेणी, जिसके बारे में हम कहते हैं कि महादेव भगवान वहीं पे निवास करते हैं, शंकर भगवान, समझे ना, ऐसा कहा जाता है। तो ये जो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी जो है उसको हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। यहाँ पे हम लिख देते हैं काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, जैसे भारत में है इसलिए इसको KL और जास्कर जे कर देना, इसको हम कहते हैं लद्दाख, काराकोरम श्रेणी। ध्यान रखिएगा कि इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसको हम बोलते हैं K2, गॉडविन ऑस्टिन। भारत के बारे में बोला जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो ये गॉडविन ऑस्टिन है। पढ़े हैं कि नहीं जीके में? तो ये भारत की सबसे ऊंची है, मैं विश्व की सबसे ऊंची नहीं कह रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, भारत की। भारत की ऊंची है इस टाइम को है। ये काराकोरम कहाँ दिख रहा है आपको? काराकोरम यहाँ दिख रहा है ना, उत्तर साइड में। तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गॉडविन ऑस्टिन, जो कि यहाँ पे लिखिएगा ना, तो लिख लीजिए 8611 मीटर है, जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, समझे, जो हम आगे बता देंगे, 8848 मीटर है उसकी ऊंचाई है, और ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गॉडविन ऑस्टिन है। बहुत कोई चढ़ा हुआ है। अब देखिए इसमें से एक चीज और जानिए, लद्दाख जो है, लद्दाख भारत में 2 तरह, देखिए मरुस्थल है ना, 2 तरह के होते हैं, एक गर्म मरुस्थल होता है, एक शीत मरुस्थल होता है। मरुस्थल का मतलब ये नहीं समझिएगा कि जहाँ पे बालू मिलता है, बिल्कुल नहीं। मरुस्थल वो जगह है जहाँ पे साल भर में 25 सेमी से कम वर्षा होती है, 25 सेमी से भी कम वर्षा होती है। तो हाँ, 25 सेंटीमीटर, बारिश को ना आप सेंटीमीटर में मापा जाता है। तो जिस जगह पे वर्ष भर में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी ना, तो उस जगह को हम मरुस्थल कहेंगे। हमारे दिमाग में ऐसे बचपन से दिमाग में रहता है कि मरुस्थल इस वो जगह जहाँ पे बालू मिले, रेत मिले, समझे ना। तो ऐसा नहीं है, जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होगी, जहाँ पे जीवन का बढ़ना मुश्किल होगा, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? मरुस्थल। तो भारत में आपको दोनों तरह के मरुस्थल मिल जाएंगे, गर्म मरुस्थल भी मिल जाएगा और ठंडा मरुस्थल भी मिल जाएगा। गर्म मरुस्थल के बारे में तो आप जानते ही हैं, थार रेगिस्तान है, रेगिस्तान नहीं कहते, थार है, जो कहाँ पे? राजस्थान में है। और ठंडा मरुस्थल लद्दाख को कहा जाता है, तो इसको शीत मरुस्थल भी कहा जाता है, शीत मरुस्थल। आपने बहुत सारे रील्स में देखा होगा शीत मरुस्थल को, नहीं देखा है तो 3 इडियट फिल्म देखे होइएगा। 3 इडियट फिल्म में जो पहाड़ों का जो सीन रहता है वो कहीं का नहीं रहता है, ये लद्दाख का ही रहता है। चाहे आपने एक फिल्म और देखा होगा जिसमें वो गाना पोयम है, तेरी आंखों की नमकीन मस्तियाँ, जहाँ पे शाहरुख खान बाइक के साथ घूमता है, तो वो सीन भी है ना, लद्दाख का ही है, समझे ना। तो मरुस्थल का मीन्स ये मतलब नहीं समझ आइएगा कि मरुस्थल का मतलब रेगिस्तान। मरुस्थल का मतलब 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होगा तो ये समझे। तो इतना ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ना है, इतना काफी है। हाँ, उतारना है, उतार लीजिए। देखिए देखिए, चलिए देखिए इधर देखिए, देखिए महान हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। ट्रांस हिमालय तो समझ गए, हिमालय के उस पार वाले को ट्रांस हिमालय कहा जाता है। महान हिमालय जो फैला हुआ है ना, तो ध्यान रखिएगा, देखिए इसको समझिए थोड़ा सा। लड़का सब इधर ध्यान दो, इधर को कहते हैं उत्तर, इधर को कहते हैं दक्षिण, इसीलिए कहते हैं हिमालय है उत्तर की ओर फैला हुआ है। भारत के उत्तर साइड में हिमालय है, इधर हम कहते हैं पूर्वी और इधर हम कहते हैं पश्चिम। तो ये जो ग्रेट हिमालय है वो पश्चिम में एक नदी बहती है जिसको हम सिंधु नदी कहते हैं। और सिंधु नदी का एक गॉर्ज है। गॉर्ज क्या होता है वो सिंपल सा इतना समझ जाइए, जब पहाड़ से कोई नदी ढलकती है तो वो नदी ना इसमें गड्ढा टाइप से बना देती है, कुछ इस तरीके का गड्ढा बना देती है, नाले की तरह गड्ढा बना देती है, और इस गड्ढे में ना नदी निकलती है। समझे कि नहीं समझे? इसको गॉर्ज कहा जाता है। ऐसे ऐसे करके रहता है, ऐसे 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 करके रहता है, समझे कि नहीं समझे? तो ये जो ऐसे रहता है इसको कहते हैं गॉर्ज। तो हिमालय जो है, ग्रेट हिमालय जो है, यहाँ के गॉर्ज से लेके, इसलिए इसको कहा जाता है सिंधु नदी का गॉर्ज। क्या बोला जाता है? सिंधु नदी का गॉर्ज से लेके पूरब में अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वत है,
पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है नामचा बरवा। नामचा बरवा, वहां तक ये फैली हुई है। बात समझे? तो ग्रेट हिमालय, यहाँ एक गॉर्ज है। गॉर्ज ये है कि यहाँ से ना, गॉर्ज से ना ये पाकिस्तान की तरफ ये नदी मुड़ जाती है इस गॉर्ज से, इसीलिए ये इस गॉर्ज से लेके यहाँ पे नामचा बरवा तक, नामचा बरवा क्या पर्वत है, नामचा बरवा तक ये फैला हुआ है। और ध्यान रखिएगा इसकी जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई में बोल रहा हूँ, एवरेज हाइट, ये 6100 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 6100 मीटर है, किलोमीटर नहीं है, 6100 मीटर है। इसका मतलब मिनिमम इस पहाड़ का जो ऊंचाई है वो कितना है? लमसम 6100 है, समझे? और इसका मतलब है कि इस पहाड़ पे आपको बर्फ पाया जाएगा, क्योंकि बर्फ का एक कंडीशन है, 4500 मीटर की ऊंचाई पे आपको बर्फ मिलना स्टार्ट हो जाता है, बर्फ मिलता है। क्योंकि आप जानते हैं जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में साइंस में पढ़ाया था, प्रेशर कम हो रहा है, याद है, और टेम्परेचर भी कम हो रहा है, बताया हुए थे ना। तो यहाँ पे आपको बर्फ मिलना स्टार्ट हो जाएगा ग्रेट हिमालय पे। हमेशा ध्यान रखिएगा 4500 मीटर से ऊंचा है कोई भी जगह तो वहाँ पे बर्फ आपको मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ पे औसत ऊंचाई है 6100। देखो औसत समझते हैं ना, औसत ऊंचाई है, यानी कि कोई ऊंचाई होगा 8000, कोई ऊंचाई होगा 5000, कोई ऊंचाई होगा 7000, कोई ऊंचाई होगा 8800, इन सबको जोड़ा गया होगा मिनिमम मैक्सिमम, तब माना गया कि औसत ऊंचाई है 6100। समझे कि नहीं समझे? तो इसका जो एवरेज हाइट है वो 6100 मीटर है। और दुनिया की जो जितनी भी ऊंची ऊंची चोटी है, दुनिया की जितनी भी ऊंची ऊंची चोटी है वो आपको महान हिमालय में ही मिलेगी, जिसमें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, चोटी समझते हो ना तुम लोग? पहाड़ की चोटी, ये नहीं कि भैया ये बाल वाली चोटी है, पहले कहते था पहाड़ की चोटी। ये दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। वो क्या है? माउंट एवरेस्ट। ये लमसम 8848 मीटर फैला हुआ, मतलब ऊंचा है माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस माउंट एवरेस्ट को ना सागर माथा भी कहा जाता है। सागर माथा, नेपाल में इसको सागर माथा कहा जाता है। अब देखिए माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। जब दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन होगी? माउंट एवरेस्ट होगी। ये दुनिया की भी सबसे ऊंची चोटी है और हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट है कहाँ? नेपाल में। अब ये बोले नेपाल में, इसको ये नेपाल में काठमांडू में पोखरा एक जगह है, वहां से आपको ना माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का स्टार्टिंग होता है। ठीक है ना, माउंट क्लाइंबिंग की एक चीज होता है। तो इतना ऊंचा है कि वहां पे अगर पहाड़ पे चढ़ते हुए आदमी अगर मर जाता है ना तो उसका शरीर अभी भी वैसा ही है। इंग्लिश की टक्कर में है, समझे ना? माउंट एवरेस्ट इतना ऊंचा है, इतना मतलब फ्रीजर है वहां पे एक तरह से। वहां पे टट्टी करोगे ना, 50 साल पहले वाला कोई टट्टी किया होगा, वो टट्टी ऐसा ही तुमको दिखेगा। फ्रीजर है ना एक तरह से, कितना कूलिंग जोन है वो समझिए ना। हाँ बताया था ना, तो कूलिंग जोन है, मतलब इतना कूलिंग जोन है कि वहाँ पे कुछ होता ही नहीं है। तो बहुत सारे लोग माउंट क्लाइंबिंग करते हैं, पहाड़ के पे ऊपर है ना चढ़ते हैं, बहुत लोगों का शौक होता है। और शौक इतना है, बहुत महंगा होता है, 20-20 लाख रुपया होता है चढ़ने का कॉस्ट। तो ये नहीं कहना कि भैया मेरा भी शौक है, पता चले वो बिहार में कहावत नहीं है, पेट में खड़ने या सिंह में तेल, तो वो वाला हाल नहीं कर लेना भैया मैं भी चढ़ूंगा, मैं भी चढ़ूंगा। हाँ नहीं ऐसा नहीं होता, उसमें ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। भैया ऑक्सीजन घटते जाता है ना ऊपर में, ऑक्सीजन घटने लगे। एक दिक्कत क्या है ना, जैसे जैसे ऊपर आप जाइएगा ना ऑक्सीजन घटेगा ना तो आपको भ्रम की स्थिति हो जाएगी, भ्रम फैल जाएगा, समझे ना? आपको गर्मी लगने लगेगा, ठंडी वाली जगह पे आपको गर्मी लगेगा, कपड़ा उतारो लोग गया राम राम वहीं पे हो जाएगा। तो तुम्हारा कहेगा यहीं पे गत नहीं, हिमालय पे गत होगा, क्योंकि भ्रम की स्थिति बन जाती है ना। आपके साथ एक आदमी होना चाहिए जो आपको संभाल ले। राजा बोल रहा है चढ़ने में, अब सोचिए कि थोड़ा भी गिरे तो कहाँ जाइएगा? सीधे पाताल लोक। जाने के लिए तो नीचे जाओगे लेकिन आत्मा सीधे ऊपर लैंड करेगा, तो थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए इसकी ना ट्रेनिंग ली जाती है। बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे सफर करते हैं, इतने लोग सफर करते हैं कि एक पॉइंट है माउंट एवरेस्ट का, जब लास्ट पॉइंट आता है उसका नेरो घाटी, वहाँ पे भीड़ लग जाता है। मतलब माउंट एवरेस्ट दुनिया में मतलब एक वो है कि नहीं हमको क्लाइंब करना है, बहुत सारे लोगों को नहीं होता है, बहुत एडवेंचर करना होता है। माउंट एवरेस्ट में तो एडवेंचर का ही नाम है ना। बहुत सारे का एडवेंचर होता है कि रिवर राफ्टिंग करें, नदी उफनती रहे, उस पर लाइफ जैकेट पहन के, वो नहीं करें। बहुत सारे लोगों को होता है बंजी जंपिंग करें, हाइट पे से सीधे नीचे कूद जाए, देखे होगे ना? नहीं वो तो डर लगा रहता है,
तो वो सब बहुत सारे लोगों का एडवेंचर होता है। ये मेरा ऐसा एडवेंचर नहीं है। बहुत सारे लोगों का होता है वो कुछ उड़ता रहता है, वो ऊपर में जो हवा के साथ आता है पैराशूट के साथ, वो होता है पैराग्लाइडिंग होता है। तो बहुत सारे लोगों का बहुत सारा शौक होता है। तुम्हारा क्या शौक है राजा? पापा से मार खाने के अलावा? हाँ, शरीर पहले बना ले। तेरे पे जैकेट पहनेगा या जैकेट तेरे पे जाएगा पता नहीं चलेगा। नहीं, अच्छा है, होना भी चाहिए, एडवेंचर करना भी चाहिए, लेकिन जिंदगी में एडवेंचर के लिए ना पैसा भी होना चाहिए। तू पहले कहानी मत बता, पहले पंखा चला, गर्मी लग रहा है, पंखा चला। वो कहीं ना गया। हाँ, अब इसमें थोड़ा सुनिए, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट, जिसको सागर माथा भी कहते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन क्वेश्चन है दूसरी तरह से भी पूछ देगा, हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। देखिए क्वेश्चन अलग अलग है। नहीं होगा, नहीं, ध्यान रखिए, वो हिमालय का पार्ट नहीं था। केटू काराकोरम का पार्ट था। अगर पूछेगा भारत की सबसे ऊंची चोटी तो केटू, गॉडविन ऑस्टिन। पूछेगा विश्व की सबसे ऊंची चोटी, माउंट एवरेस्ट। पूछेगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, माउंट एवरेस्ट। लेकिन हिमालय तो भारत में भी है ना, तो हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी कौन है भारत में? क्या मैंने बोल दिया? भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? तो यह है कंचनजंगा। कंचनजंगा, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय की। मैं बोल रहा हूँ हिमालय की, फिर ये नहीं कहना भैया आपने बताया था भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। नहीं बेटा, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, गॉडविन ऑस्टिन। हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना? तो ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीज, कुछ चीज उतार लीजिए, और भी लिखना है तो और भी लिख दे। देखो कुछ है, धौलाधर है, एक मकालू है, एक केदारनाथ चोटी है, ये तो बहुत सारी चोटी है, लेकिन आप 2-3 ही याद रखिए। चोटी के बारे में बताना, कितनी चोटियां? हाँ, देखो होता क्या है ना, पहाड़ मान लीजिए ये पहाड़ है, ठीक है, तो नॉर्मली ऐसे हम पहाड़ बनाते हैं ना, तो पहाड़ ऐसे थोड़ी होता है बेटा, पहाड़ पे ऐसे ऐसे भी चोटी सब रहता है। समझे कि नहीं समझे? तो खड़ी भी ये जो है ना, ये सबसे ऊंची चोटी है, समझे? ये होता है, ठीक है। हिमालय, इसमें महान हिमालय में बस इतना ही करते हैं। हाँ सुनिए, अब आते हैं मध्य हिमालय और लघु हिमालय। देखिए ध्यान रखिए, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, ये देखिए सुन लो पहले बकलोलवासा। देखिए मान लेते हैं कि ये कौन सा हिमालय है? महान हिमालय, समझे ना, सबसे ग्रेट हिमालय। और यहाँ पे है आपका लघु हिमालय। लघु हिमालय बोले या मध्य हिमालय। इसके बाद में है शिवालिक, समझे? तो ये कौन सा हिमालय है? ये मध्य शिवालिक, बात समझे? इसी को लघु हिमालय भी कहते हैं, और ये शिवालिक हो गया। तो अभी हम फर्स्ट तो पढ़ लिए, इस पे सबसे ऊंची चोटी है। अब देखिए इसमें क्या नहीं, ये गड्ढा नहीं होगा, कई जगह पे क्या होगा, यहाँ पे जो ना हिम का निक्षेप होगा। हिम का निक्षेप क्या होता है? जैसे भूस्खलन नहीं होता है, भूमि लैंडस्लाइड जो हो जाता है, भूमि सीधे गिर जाती है, तो उसी तरह ना यहाँ पे हिम का निक्षेप होगा, समझे? स्नो वो हो जाएगा, समझे? और ये ना यहाँ पे भर जाएगा, भर जाएगा, और यहाँ पे ना एक तरह से समतल बना देगा, और ये इलाका क्या हो जाएगा? समतल मैदान हो जाएगा। बात समझे? समतल मैदान। तो कश्मीर घाटी जो है, कश्मीर जो देख रहे हैं यहीं पे ऐसे ही बसा हुआ है, लघु हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में। बात समझे? ये इलाका समतल कैसे हुआ होगा, समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे स्नो का जो ये है आइस वाला टुकड़ा वो गिरा होगा, और ये धीरे धीरे उसको फिल कर दिया होगा लंबे टाइम के बाद, और ये एक तरह से समतल हो गया होगा। और समतल हो गया होगा तो लोग आराम से वहाँ पे रह सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, लघु हिमालय बता रहे हैं ना, तो इसमें सबसे पहले याद रखिएगा महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में, लघु हिमालय के मध्य में कश्मीर घाटी। बात समझे कैसे? तो देखिए ध्यान दीजिए, जब मैं कश्मीर घाटी कहता हूँ तो ये नहीं कि पहाड़ इतना ही बड़ा होता है, तो वो यहाँ से ग्रेट हिमालय यहाँ तक फैला हुआ है, और यहाँ से लघु हिमालय यहाँ तक फैला है, तो इसमें बहुत सारी श्रेणी होगी ना। तो एक जगह कश्मीर घाटी है, तो दूसरी जगह लाहौल स्पीति है, नाम सुने हो? हिमाचल में है, ठीक है। कुल्लू मनाली तो सुने हो? तो कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी,
कांगड़ा घाटी, ये सब इसी के बीच में है, महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है। अब ये नहीं कहना भैया इसके बीच में इतना जगह कैसे आ जाएगा, गधो दिमाग रखना है, यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है और ये यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। यहाँ पे गिरा होगा तो कश्मीर बन गया होगा, कश्मीर घाटी, यहाँ पे कांगड़ा, समझे ना। तो ये ध्यान रखिएगा कैसे गिरा कैसे बना, ये समझ गए ना, एक प्लेन सरफेस बन गया। और एक चीज भी ध्यान रखना कि ये जो हिमालय वाला जो चीज गिरता है ना, सॉरी हिम वाला चीज, हिम समझते हो ना, बर्फ को हिम भी कहा जाता है। बर्फ गिरता है ना तो यहाँ पे समतल मैदान हो जाता है। तो आपने सुना होगा कि कश्मीर में ना केसर की खेती होती है, केसर की खेती। तो हिमालय वाला जो समतल मैदान बना तो उस जगह को कहा गया केरेवा। क्या बोला गया? केरेवा। क्या बोला गया? केरेवा। ये मैं कश्मीर के लिए बता रहा हूँ। और यहाँ पे किसकी खेती सबसे महत्वपूर्ण है? केसर की खेती की जाती है, केसर की खेती की जाती है, समझे। केसर देखे हो कि नहीं देखे हो? नहीं देखे हो? तू मत देख, तू खाली अपने आप को देख, दिखला दूंगा। ये केसर की खेती की जाती है, समझे ना। तो ये केरेवा इस भूमि को कहा जाता है, जो आपको कश्मीर में ही इस भूमि को केरेवा कहा जाता है। क्लियर है? नहीं समझे तो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत बता लो, इतना ही बताएंगे इसमें। पकड़ लो। अच्छा एक चीज और सुन लीजिए, ये जो लघु हिमालय दिख रहा है, सुन लीजिए, ये लघु हिमालय, तो यहाँ पे ना आपको ढाल मिलेगा और ढाल पे ना घास के मैदान मिलेंगे। सुन लीजिए पहले, ये तो एकदम ऊंचाई वाला पार्ट है, तो यहाँ पे बर्फ ही बर्फ मिलेगा। ये इससे कम ऊंचाई है तो ये यहाँ भी कहीं कहीं बर्फ मिलेगा, जरूरी नहीं है कि बर्फ नहीं मिलेगा, लेकिन ढाल तो और भी कम ऊंचाई होगा। तो यहाँ पे ना ढाल जैसे कमेगा ना तो वहाँ पे आपको घास के मैदान मिलना स्टार्ट होगा। तो इस ढाल पे लघु हिमालय के ढाल पे, लघु हिमालय के ढाल पर घास के मैदान मिलते हैं, जिसको हम मर्ग कहते हैं। क्या बोलते हैं? मर्ग। बात समझे? उसको क्या बोलते हैं? मर्ग बोलते हैं। और इसी मर्ग के बारे में आपने सुना होगा, सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये जगह का नाम है, कश्मीर में आता है। और ये कुछ नहीं है, घास के मैदान है, सोनमर्ग और गुलमर्ग। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सोनमर्ग, हाँ सोनमर्ग और गुलमर्ग। कभी अगर किस्मत में साथ दिया, कहीं गया घूमने के लिए कश्मीर उश्मीर, तो आपको दिखेगा तो तुमको याद आएगा, अच्छा संजय भाई ने बताया था ये घास का मैदान है। और ये कहाँ मिल रहा है? यहाँ पे, समझे कि नहीं। और यहाँ पे घास का मैदान है, तो पहाड़ी लोग जो है ना वही घास का मैदान पे जाते हैं, वो अपने जानवरों को चराने के लिए। बहुत लंबा आज पढ़ाना है। अब देखिए भैया, महान हिमालय समझ गए, मध्य हिमालय ऊंचाई कम, और ये शिवालिक। बस समझे, शिवालिक सिंबल समझ में आ गया होगा। इन दोनों की हिमालय की तुलना में सबसे कम ऊंची चोटी और सबसे नहीं। ठीक है, 3 धक्का लगा है। पहला धक्का बना, हिमालय बन गया। सेकंड धक्का लगा, मध्य हिमालय बना। थर्ड धक्का लगा, शिवालिक बना। एक चौथा धक्का और भी लगेगा 10 लाख साल के बाद। और जो ये आपका दिल्ली वाला क्षेत्र है ना, शिवालिक के बाद यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। इसका नाम वो अब 10 लाख साल के बाद होना, बच्चा हुआ ने पहले नाम सोच चुका। तूने अपने बच्चे का नाम सोच लिया? गौरव। पहले इसकी घर वाली हुई नहीं है, बच्चा पहले सोच। चलो, तो मध्य हिमालय, लघु हिमालय समझ गए। इसके बाद क्या आता है? शिवालिक। भैया यहाँ पे हम ले रहे हैं शिवालिक। तो शिवालिक के बारे में कुछ पॉइंट लिख दें। तो सबसे पहले लिख देते हैं नवीनतम श्रृंखला। नवीनतम श्रृंखला, नवीनतम श्रृंखला का मतलब समझे ना, इन दोनों से एकदम नहीं है, समझ गए। मैं एक को नहीं मारूंगा, सबको मारूंगा। कई बार बोले हैं कि जब भी वीडियो बनता है तो वैलिड क्वेश्चन क्या कीजिए। फालतू के बातों में जो तुम लोग जाते रहते हो ना, नसीब में तो ऐसे ही लिखाया हुआ है कि गधे हो, बदल लो। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें बताना क्या है हमको। जैसे ये आपका क्या हो गया? महान हिमालय। ये क्या हो गया? मध्य हिमालय। और ये क्या हो गया? शिवालिक। शिवालिक के ढाल पे है ना आपको मिलता है कुछ जगह, जिसको हम ना द्वार कहते हैं। क्या बोलते हैं? द्वार। इस द्वार को कभी कभी बोलते हैं, आप जानते नहीं है, हरिद्वार, अधून भी बोल देते हैं, जिसको हम बोलते हैं देहरा,
बस इतना ही याद रखिएगा। शिवालिक कम जगह वाला क्षेत्र है, मतलब कम ऊंचाई वाला जगह। द्वार इधर ही है। हाँ, अब ये शिवालिक हो गया। अब थोड़ा पांचवा पार्ट क्या था? उत्तर पूर्वी हिमालय, यही था ना? तो उत्तर पूर्वी हिमालय ये वाला पार्ट, समझे? तो अरुणाचल प्रदेश में अलग पहाड़ है, नागालैंड में अलग है, मणिपुर में अलग है, मिजोरम में अलग है, मेघालय में अलग है। तो इन्हीं सब पहाड़ को हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? उत्तर पूर्वी हिमालय। और ये जो पहाड़ सबका नाम रखा गया है ना, वहाँ पे रहने वाले लोगों के नाम पे रखा गया है। समझे कि नहीं समझे? जैसे अरुणाचल प्रदेश में एक पहाड़ है पटकाई गुम, पटकाई गुम, एक है मीरी, पटकाई गुम, मीरी, मीरी नहीं है, अबोर है, मिसमी है, अबोर है और मिसमी है। ये जो पहाड़ है ये आपको अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। और ये पटकाई गुम वहाँ पे रहने वाली जनजाति के नाम पे पड़ा हुआ है, ठीक है? इसी तरह एक पहाड़ी है नागालैंड में जिसको बोला जाता है नागा पहाड़ी, वहाँ पे नागा समुदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं। एक पहाड़ी है मीजो पहाड़ी, तो इसका मतलब मीजो लोग ज़्यादा रहते हैं, तो इसी के नाम पे पड़ गया मीजो पहाड़ी, समझ गए? इसी तरह मेघालय में एक पहाड़ी है जिस पहाड़ी को कहा जाता है खासी जयंतिया, ये आपको मेघालय में पाया जाता है। तो इसी पहाड़ी सबका ना कुछ कुछ नाम याद रखिएगा कि ये सब पहाड़ी है जो उत्तर पूर्व में पाया जाता है, समझे? मैं पूरा रियल मैप बना के यहाँ पे चुका है, आप ऐसे जाना है सारी। नहीं बाबू, मैं ऐसे ग्लोब लोगे? ग्लोब नहीं, अभी कुछ नहीं लेना। ग्लोब का वो निकालेंगे, फोटो में बना के। चलिए इसको उतारिए। अभी इम्पोर्टेंट चीज एक और बचा हुआ है हिमालय में, नदी के हिसाब से भी ये हिमालय का बंटवारा हुआ है। देखो अभी जो हमने हिमालय पढ़ा वो क्या पढ़ा? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। और ये मैंने ये हिमालय के आधार पे पढ़ा ना, ठीक है? किसी भी चीज़ का ना कई आधार होता है। अब चीज़ों को ना कई तरह से बांट सकते हो। एक आप हिमालय को पढ़ने के लिए बांट सकते हो नदी के हिसाब से। जैसे यहाँ से एक नदी बहती है जिसको हम बोलते हैं सिंधु नदी। कौन सी नदी बोलते हैं? सिंधु नदी। इसी को इंडस नदी भी कहा जाता है, इंडस रिवर, समझे? तो एक सिंधु नदी है, एक नदी यहाँ से निकलती है, यहाँ से, इसको बोलते हैं सतलुज नदी। क्या बोलते हैं? सतलुज नदी। सतलज भी बोला जाता है, सतलुज भी बोला जाता है। तो कंफ्यूज नहीं हो जाना कहीं का, सतलज देख लेना कि भैया ने मुझे गलत बनाया। तो पहले मैंने दोनों चीज बोल दिया कि एक सतलुज नदी है और एक कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। क्लियर है? एक नदी है आपकी काली नदी। काली नदी, काली का नाम? नहीं, नदी का नाम। एक नदी कौन सी है? काली नदी। ये काली नदी आपको आई थिंक ये यहाँ से बहती होगी, मान लेते हैं। ये कौन सी नदी है? काली नदी। इसको हम ब्लैक से ले लेते हैं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये कौन सी नदी है? काली नदी। ब्लैक नहीं कहते हैं, काली बोलते हैं, काली रिवर। काली रिवर, काली ब्लैक रिवर बोलिए तो ये गलत हो जाएगा। हाँ, एक है आपकी तिस्ता नदी, ये यहाँ से बहती है, इसको बोलेंगे तिस्ता रिवर, तिस्ता नदी। और एक है दिहांग, एक क्या बोला जाता है? दिहांग। दिहांग अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी बहती है, सारा हिमालय से ही निकलती है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए सिंधु 5 नदी हो गया। चारू को है ना, क्लास से सीधे हम बाहर का रास्ता दिखलाएंगे, समझे ना? चारू को देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कौन सी नदी दिख रही है? सिंधु। और यहाँ पे क्या नदी दिख रही है? सतलज नदी। तो ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी और सतलज नदी, सिंधु नदी और सतलज नदी। इस के बीच वाले हिमालय को कहा जाता है पंजाब हिमालय। समझे? देखिए सिंधु नदी और सतलज नदी, इस नदी के बीच में भी जो हिमालय का पार्ट है ना, इस नदी को, इस हिमालय को बोला जाता है पंजाब हिमालय। ये समझे? सतलुज नदी और काली नदी, सतलुज नदी, काली नदी और काली नदी। अरे काली रिवर ही कहा जाता है, मैं भी यही कह रहा हूँ, काली रिवर। इसको बोला जाता है कुमाऊं। कुमाऊं हिमालय, इसको भैया इसके बीच वाला सतलज नदी और काली नदी वाले बीच वाले क्षेत्र को क्या बोला जाता है? कुमाऊं हिमालय। क्लियर है? अब काली नदी और तिस्ता नदी दिख रहा है? काली नदी यहाँ पे है
और तीस्ता नदी यहाँ है। इसके बीच में भी हिमालय का पार्ट है, ये वाला। इस हिमालय को बोला जाता है नेपाल हिमालय। काली नदी और तीस्ता नदी, इसके बीच वाले हिमालय को क्या बोला जाता है? नेपाल हिमालय। ये 1 नंबर में आ जाता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव में कि इन नदी के बीच के हिमालय को क्या कहा जाता है, ठीक है। और एक जो तीस्ता नदी है, और लास्ट में कौन सी नदी है? दिहांग नदी। इसके बीच वाले को कहा जाता है असम हिमालय। असम हिमालय। ऐसे और भी बहुत सारा हिमालय कहा जाता है। तो ये इसको बीच को असम हिमालय का पठार कुछ नहीं है, जो पार्ट देख रहे हैं ना, ये उसी को कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार। याद है मैंने बताया था गोंडवाना लैंड का टुकड़ा गया और यूरेशियन प्लेट से टकराया, ठीक है ना, वो कोलाइजन हुआ, टकराने के बाद हिमालय बना। तो हिमालय अभी हमने पढ़ लिया था। हाँ, तो ये वाला पार्ट है, इसी को हम प्रायद्वीपीय पठार कहेंगे। इस चीज के बारे में ना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे इलायची पहाड़ी है, इलायची पहाड़ी। यहाँ पे इलायची हम देख रहे हैं कहाँ फैला हुआ है, ये बता रहे हैं। यहाँ पे आपको है अरावली पर्वत, यहाँ पे अरावली पर्वत, अरावली पर्वत कहते हैं या अरावली पहाड़ी भी कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे है आपको राजमहल पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी। इसके बीच वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, ट्विंग, ये है पूरा, ये प्रायद्वीपीय पठार है। ये बीच का हिस्सा कौन? बकलोलवा। अब सुनिए, इसमें से कुछ चीज पार्ट इंपॉर्टेंट है। इसका जो औसत ऊंचाई है ना, ये देखिए एक्चुअली क्या है ना, ये पठारी क्षेत्र जो होता है ना, वो एकदम समतल वाला क्षेत्र होता है, लेकिन वनस्पति क्या होता है, थोड़ा ऊंचा होता है। मैदानी क्षेत्र भी समतल है, लेकिन मैदानी क्षेत्र क्या होता है, नीचे होता है, समुद्र तल के एकदम नजदीक है। लेकिन पठारी क्षेत्र क्या होता है, थोड़ा ऊंचा होता है, कुछ इस तरीके से रहेगा। ये भी समतल पार्ट है, बट ये थोड़ा सा क्या है, ऊंचा पार्ट है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट सब जो ये है, पहले पठारी क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। इससे कुछ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, ये इसको कहा जाता है पश्चिमी घाट। क्या बोला जाता है? पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। और यहाँ पे बोला जाता है पूर्वी घाट। तो ये चूंकि ऊंचा है, तो इसकी जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई वो बस 600 से 900 मीटर है। 600 मीटर से लेके 900 मीटर तक, यानी कि इसकी औसत ऊंचाई है। इसका मतलब यहाँ पे आपको बर्फ पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा, क्योंकि बर्फ का एक कंडीशन है, 4500 मीटर से ऊंचा होगा तब पाया जाएगा। तो इधर किसी वाले क्षेत्र में बर्फ पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो औसत ऊंचाई इसकी इतनी है, तो ध्यान रखिएगा। ये जो बना है, इसके पीछे ये ध्यान रखिएगा, पहले जो ये वाला पार्ट किसका भाग था? पेंजिया का भाग था। पेंजिया याद आया? हाँ। बाद में ये टूटा और बाद में क्या बन गया? गोंडवाना लैंड बन गया। याद आया? पहला लेक्चर याद आया? गोंडवाना लैंड, और फिर ये गोंडवाना लैंड, ये पेंजिया, ये अंगारा लैंड, ये गोंडवाना लैंड। इसमें से भी टूटा और इधर की ओर बढ़ा। याद है? तो ये उत्तर की तरफ बढ़ा। तो उत्तर और पश्चिम की तरह ये जो उत्तर पश्चिम की तरफ जो है, ये बढ़ा, उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ा और ये टकराया। क्लियर है इतना तक? कोई दिक्कत? अब ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट। ये सब पूछे। दक्षिण भारत, क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? किसकी? दक्षिण भारत की। तो ये अभी मैंने क्या बताया? पश्चिमी घाट। इसको लिख ही देता हूँ मैंने, तो तुम लोग भूल जाओगे। ये पहाड़ वाला श्रृंखला है जिसको हम बोलते हैं पश्चिमी घाट। यहाँ पे एक चोटी है जिसको अन्नामुदी कहा जाता है या अन्नामुदी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? अन्नामुदी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम क्या है? अन्नामुदी या अन्नामुदी। ये या मैं बोलूं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बोल दूं, या इसी में मैं बोल दूं पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी, वो भी क्या है? अन्नामुदी। ये यहाँ पे 2695 मीटर हाइट है। यहाँ पे कितना मीटर है? 2695 मीटर। देख लीजिए कितना का फासला है। यहाँ पे बर्फ पाया जाएगा 2695 वाले पे? नहीं। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी पूछ देगा कि दक्षिण भारत में बर्फ पाया जाता है कि नहीं, किस चोटी पे बर्फ पाया जाता है। तो क्वेश्चन ही गलत है, समझे ना? या थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, कॉमन सेंस की बात है। 4500 मीटर के बाद ही बर्फ पाया जाएगा। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अन्नामुदी, जो 2695 मीटर है। समझे? यानी कि 4500 सबसे ऊंची है, 2600
समझे कि नहीं, उससे ऊंची है ही नहीं। क्लियर है? इसमें ध्यान रखिएगा, ये पश्चिम घाट है और यहाँ वाले को कहा जाता है पूर्वी घाट। क्या बोला जाता है? पूर्वी घाट। पूर्वी घाट। पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ पे लिख देता हूँ, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, इसका नाम है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी, समझे? तो ये ध्यान रखिएगा, ये लमसम 1500 है, इससे ज्यादा याद नहीं रखिएगा। देखिए प्रायद्वीपीय पठार जो है ना, प्रायद्वीपीय पठार जो है, ये जो पठार है, ये पठारों का पठार है। पठारों का पठार है, इसलिए इसको पठारों का पठार बोला जाता है, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे पठार हैं और इसमें मोटे तौर पे हम इसको 4 भागों में बांट लेते हैं। एक तो हम इसको बोलते हैं केंद्रीय उच्च भूमि, केंद्रीय उच्च भूमि, सेंट्रल हाईलैंड बोला जाता है इसको, और ये एकदम सेंटर में, ये आपको यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे, ये केंद्रीय उच्च भूमि है। ठीक है, इसके बाद इसमें आता है एक पूर्वी पठार। कौन सा पठार? पूर्वी पठार। ये पूर्वी पठार जो है आपका, ये लमसम यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, ये आपका है पूर्वी पठार। और एक है आपका उत्तर पूर्वी पठार। ये कौन सा है? उत्तर पूर्वी पठार। ये लंबोबेस आपका यहाँ पे है, राजमल पहाड़ी जो दिख रहा है, ये उत्तर पूर्वी पठार का पार्ट है। और एक होता है आपका दक्कन का पठार। ये कौन सा है? दक्कन का पठार है। तो पठार के बारे में समझ गए ना, ऊंचा पार्ट और समतल पार्ट, समझिए। जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है आपका केंद्रीय उच्च भूमि, जो अरावली पर्वत है। इसमें अरावली पर्वत, राजस्थान जाते हैं ना आप लोग, राजस्थान अगर जाते होंगे, यहाँ से जाते हैं तो आपको पहाड़ दिखता होगा, छोटा मोटा पहाड़। हाँ, ये जो पहाड़ है ना, यही है अरावली पर्वत। एक टाइम में ये अरावली पर्वत जो था, हिमालय से भी बड़ा पर्वत था, समझे? लेकिन हाँ, उस टाइम में हिमालय नहीं था, हिमालय से बहुत ऊंचा पर्वत था ये अरावली पर्वत। लेकिन क्या हो गया, हिमालय आज भी बढ़ रहा है, लेकिन अरावली पर्वत का जो मतलब बढ़ने वाला हिस्सा था, वो अब रुक गया। क्योंकि उसमें देखिए, हिमालय कोई भी पर्वत बढ़ता है तो इसमें अगर अंदर में फोर्स लग रहा है तो वो बढ़ेगा, अंदर वाला फोर्स खत्म हो जाएगा तो नहीं बढ़ेगा ना। तो इसका मतलब है कि अब वो डिक्लाइन कर रहा है। डिक्लाइन कैसे कर रहा है कि पहाड़ है तो भाई पहाड़ पे हवा बहेगी कि नहीं, धूप लगेगा कि नहीं लगेगा, बारिश होगी कि नहीं होगी। जब धूप बारिश हवा होगा तो वो पहाड़ धीरे धीरे क्या होगा, धंसेगा नहीं, छोटा होगा, हवा धूलकण को ले जाएगी। और लंबे टाइम में, लाखों साल में ये पहाड़ सब छोटे होते हैं। मिट्टी का घर देखते हो, बारिश होती है तो देखते हो मिट्टी के घर में क्या होता है, ज्यादा बारिश हो जाता है तो आजकल ईटा वाला घर भी ढह जाता है। देखते हैं ना, पहाड़ है, पहाड़ पे तो बारिश होगी ही होगी ज्यादा मात्रा में। तो ये पहाड़ अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे नीचे होते जा रहा है। ऊपर से जो भूमाफिया सब है, भूमाफिया सब जो पहाड़ में से वो पत्थर काट लेते हैं। तो दिल्ली में जो देखते हो कि पत्थर जो लगता है, सिल्ट वाला जो छत पे जो पत्थर लगता है, वो वहीं से आता है। जो आपको बड़े बड़े पत्थर है, मार्बल सब है, वो वहीं से अरावली से ही आ रहा है, समझे? तो ये पहाड़ जब ये सब हटेगा तो क्या पहाड़ की हाइट छोटी होगी कि नहीं होगी? अगर प्राकृतिक रूप से पहाड़ की हाइट छोटी होगी तो धीरे धीरे होगी, धीरे धीरे लाखों साल, समझे ना, लंबा टाइम लगेगा, लाखों साल कह सकते हैं। लेकिन वहाँ पे अगर आप लोग अपना एक्टिविटी कीजिएगा, अरे पहाड़ में से वो पत्थर काटो, पहाड़ में से मार्बल निकालो, तो पहाड़ की हाइट छोटी होगी कि नहीं? नहीं होगी तेजी से। मार्बल आप किसको नहीं लगाना है, किसके पास पैसा नहीं है? तुम घर बनाओगे तो नहीं सोचोगे कि मेरे घर में भी मार्बल लगे, टाइल्स लगे। तो ये अरावली पर्वत है बेटा, ध्यान रखना। अरावली पर्वत जो है गुजरात से स्टार्ट होती है, ध्यान रखिएगा। कहाँ से स्टार्ट होती है? गुजरात से स्टार्ट होती है। और दिल्ली का जो ऊंचा पार्ट आप देखते हैं, आनंद पर्वत देखो, आनंद पर्वत या मजनू का टीला, मजनू का टीला जो है अरावली पर्वत का लास्ट है, समझे कि नहीं समझे? तो ये अरावली पर्वत है जो गुजरात से लेके दिल्ली है, जिसमें से आपको ये राजस्थान में भी है, हरियाणा में भी है, और लास्ट पॉइंट इसका कहाँ पे है? दिल्ली, जो गुजरात से स्टार्ट होती है और दिल्ली तक जाती है। इसको कहते हैं अरावली पर्वत। क्लियर है? सबसे पुराना पर्वत है, विश्व का सबसे पुराना पर्वत इसी को कहा जाता है, अरावली पर्वत। इसके बारे में बस अरावली पर्वत के बारे में इतना ही जानकारी रखिए, काफी है। पूर्वी पठार में यहाँ पे आपका 2 पठार है, एक छोटा नागपुर का पठार है, एक छोटा नागपुर का पठार है, और एक है आपका छत्तीसगढ़ का पठार। कौन सा? छत्तीसगढ़ का पठार। कोयला जो सबसे ज्यादा मिलता है ना बेटा, ये छोटा नागपुर के पठार में मिलता है, वही से आता है कोयला सबसे ज्यादा छोटा नागपुर का पठार में सबसे ज्यादा कोयला मिलता है। लोहा और जो एल्युमिनियम सब है, सबसे ज्यादा जो भारत में मिलता है वो छत्तीसगढ़ के पठार में सबसे ज्यादा मिलता है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए। और ये कहाँ पे है? यहाँ पे, समझे? राजमहल पहाड़ी, बस याद नाम रखिएगा। उत्तर पूर्वी पठार में एक पहाड़ी है जो राजमहल पहाड़ी है। कौन सा पहाड़ी है? राजमहल पहाड़ी।
यहाँ पे एक गैप भी है, हिमालय और इसके बीच में ना एक गैप है जिसको राजमहल गारो गैप कहा जाता है। क्या होता है ये सब टेक्निकल बातें अभी छोड़ दीजिए, 9th क्लास में उतना ज़्यादा नहीं पढ़ा, हमको लग रहा है कि हम ज़्यादा ही पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे एक है दक्कन का पठार जिसको बोला जाता है दक्कन ट्रैक। क्या बोला जाता है? दक्कन ट्रैक। देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो गोंडवाना लैंड का ये टुकड़ा धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा था, याद आ रहा है? गोंडवाना लैंड का यूरेशियन प्लेट टुकड़ा जा रहा था धीरे धीरे, यहाँ पे एक हॉट स्पॉट आया, हॉट स्पॉट ने इसको फाड़ा और ये पूरा लावा फैल गया। याद है? पूरा लावा फैल गया फाड़ के। तो ये वाला जो है उसी को दक्कन का पठार कहा जाता है, समझे? और दक्कन का ट्रैप क्या है? ये सीढ़ी नुमा रचना है, सीढ़ी नुमा। ये देखिए दक्कन का पठार ऐसे था, ठीक है, ये पूरा, फिर इसमें से क्या हुआ, कुछ पार्ट ऐसे धस गया, कुछ पार्ट ऐसे धस गया, कुछ पार्ट ऐसे धस गया, कुछ पार्ट ऐसे धस गया और ये दक्कन का पठार बन गया। इसी को ट्रैप कहा जाता है, बात समझे? सीढ़ी नुमा रचना। और ये इधर से अरब सागर है, तो इधर आपको बारिश ज़्यादा होगी, सॉलिड है। मैं क्लाइमेट वाले चैप्टर में बताऊंगा, इधर तो सबसे ज़्यादा बारिश हो जाएगी, लेकिन हवा जैसे जैसे इधर आएगी तो बारिश कम होगी। क्यों? क्योंकि ऊंचा हुआ, जो ऊंचा हवा बढ़ता, सॉरी, ऊंचाई पे जो हवा जाता है ना तो वो नमी को खोता है, समझे ना, नमी को खोता है। लेकिन इसका जो टेम्परेचर है ना वो घटता है, लेकिन नीचे हुए आते हुए हवा का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसलिए इधर बारिश नहीं होती। और इधर इसलिए आप देखिएगा इधर सूखा वाला क्षेत्र है, समझे? वो मैं आपको क्लाइमेट में बताऊंगा। पहाड़ी के बीच में क्लाइमेट अलग होता है। हाँ, तो ये अलग बात है। जब मैं क्लाइमेट वाले चैप्टर जो पढ़ाऊंगा ना, चौथा चैप्टर जलवायु, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि बारिश कहाँ पे ज्यादा हो रही है, कम क्यों हो रही है, इसका रीजन वहाँ पे देखेंगे। क्लियर है? तो दक्कन का पठार समझ गए? कोई दिक्कत आपको? दक्कन का पठार आपको बेटा कहाँ मिलेगा? ये महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये वाला यहाँ पे मिलेगा। जगह को सिंबलाइज, मतलब दिमाग में बैठाइएगा कि कौन सा जगह कहाँ पे मिल रहा है। क्लियर है? पूर्वी घाट समझ गए? ये है पूर्वी घाट, ये है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी और पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। नहीं याद है? जय महिष्मती, महेंद्र बाहुबली, कुछ भी याद रखो, समझ गए? और सबसे नीचे वाला है इलायची। इलायची दाना जो खाते हो ये है, याद रहेगा? बिल्कुल नहीं है, नाम याद रखो। चले, ऐसे और भी बहुत सारी पहाड़ी है। एक पहाड़ी वो भी है जो आपने पुष्पा झुकेगा नहीं वाला में देखा था, कौन सा? चंदन की लकड़ी वाला। वहाँ चंदन है, लकड़ी नहीं है वो, तो उसको चंदन की लकड़ी कह रहा है, चंदन की लकड़ी। चलिए, तो ये सब पहाड़ी आपको नीचे में मिलती है, नीचे में बहुत सारा वो है। और एक ध्यान रखिएगा, जहाँ पे ये जो कौन घाट है, पश्चिमी घाट है, और ये कौन सा घाट है, पूर्वी घाट है। यहाँ पे ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलता है ना, तो इसको नील पर्वत कहा जाता है, नील माला भी कहते हैं, नील पर्वत भी कहा जाता है, या नीलगिरी भी कहा जाता है, नीलगिरी पर्वत। तो ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पे मिलता है उसको कौन सा पर्वत कहते हैं? नीलगिरी पर्वत। क्लियर है? ये पठार हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? अब कुछ चीज़ और समझ जाइए बेटा, इसमें कोई समझ परेशानी है नहीं है ना? अब देखिए, ये दक्षिण भारत का पठार है, यहाँ पे मैंने क्या बोला? पश्चिमी घाट है, यहाँ पे मैंने क्या बोला? पूर्वी घाट है, बोला, समझे ना? अभी पश्चिमी घाट पूर्वी घाट समझाया। अब देखिए पूर्वी घाट और समुद्र के बीच में ये समुद्र है, ये कौन सा समुद्र है? अरब सागर की बंगाल की खाड़ी, अरब सागर पकलेन सब इधर, बंगाल की खाड़ी इधर, हिंद महासागर। बहुत बढ़िया, तुम लोग तो इतना चैंपियन हो कि बताने के बाद बताते हो। तो ध्यान देखिए, ये लैंड, ये बीच में भी तो लैंड है, तो बहुत सारी नदियाँ इधर से गिरती है, तो पहाड़ अपने साथ बालू वालू गिरा देती है, तो यहाँ पे ना एक तरह से तट बना देती है। ये कौन सा है? तट है। तट समझते हो ना, समतल मैदान टाइप से, तो इसको बोला जाता है तटीय मैदान। क्या बोला जाता है? तटीय मैदान। यहाँ पे आपने गोवा वोवा में देखते होइएगा, जाते हैं छुट्टी मनाने के लिए, या फिल्म सब में देखते होइएगा, सन बाथ लेने के लिए, ठीक ना, छुट्टी मनाने जाते हैं, तो इसको बोला जाता है पश्चिमी तट। क्या बोला जाता है? पश्चिमी तट। क्यों पश्चिमी तट क्या जाता है? क्यों भाई? पश्चिम में है, पश्चिम में है, पश्चिम तट। और ये इसको कौन सा तट बोला जाएगा? पूर्वी तट। क्यों? पूरब में है इसलिए पूर्वी तट। बस समझे, ध्यान रखिएगा, ये रेड मार्कर जो है वो पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट और समुद्र के, अरब सागर के बीच वाला जो क्षेत्र है उसको हम बोलेंगे पश्चिमी तट। बात समझ में आया? इधर अरब सागर है, यू नो दैट? नो नो भैया बकलोला कितना बार बताएंगे अरब सागर? हाँ भैया, सुबह सुबह ब्रश करके आया करो, समझे? और यहाँ पे पूर्वी तट, सॉरी पूर्वी घाट, ये पूर्वी घाट है, और ये बंगाल की खाड़ी के बीच वाले क्षेत्र को क्या बोलेंगे? पूर्वी तट। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? आगे चले, तू कभी क्लास खत्म होने दे। सॉरी भैया, आगे चलो। सॉरी भैया, मैं तेरे को करवाता हूँ। अब देखिए, पठार हो गया, पूर्वी तट, पश्चिमी तट, सॉरी पश्चिमी तट और पूर्वी तट हो गया। अब देखिए, यहाँ पे एक रेगिस्तान है राजस्थान में, जिसको हम थार रेगिस्तान कहते हैं।
याद आया? और एक रेगिस्तान मैंने और बताया था, लद्दाख का रेगिस्तान, शीत रेगिस्तान, याद आया? भारत में दोनों रेगिस्तान है, गर्म रेगिस्तान, हाँ रेगिस्तान गर्म रेगिस्तान है, और एक ठंडा रेगिस्तान जिसको शीत रेगिस्तान भी कहा जाता है, जिसको मैंने क्या बोला था? लद्दाख। याद आया कि नहीं याद आया? जब हिमालय पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था ये शीत रेगिस्तान है, था रेगिस्तान हो गया। अब आते थोड़ा द्वीप समूह, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे अंडमान निकोबार है और यहाँ पे लक्षद्वीप है, ये द्वीप समूह है, समझे? मालदीव भारत का पार्ट नहीं है, वो एक अलग देश है, समझे? ये कौन सा है? अंडमान निकोबार। तो ध्यान रखिएगा अंडमान में 4 गो है, 4 गो द्वीप है, और निकोबार में 2 द्वीप है, जिसमें अंडमान में भी बहुत सारा अंडमान का नाम है। एक ग्रेट निकोबार होगा, एक लिटिल अंडमान होगा, एक ग्रेट अंडमान होगा, एक बहुत सारा अंडमान है। ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे 250 द्वीप है। कितने द्वीप है? 250, 250 द्वीप है। लेकिन आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि अंडमान में 4 गो द्वीप मेन है और 2 गो द्वीप निकोबार में है, जिसको एक कार निकोबार बोला जाता है, बहुत सारा पार्ट से बोला जाता है, इतना भी आपको याद नहीं रखना है। और लक्षद्वीप में 36 गो द्वीप है, जिस पूरा को मिला के क्या बोला जाता है? लक्षद्वीप है। समझे कि नहीं समझे? इसमें अगर आप कहिएगा नहीं भैया हमको अंडमान निकोबार का पूरा डिटेल बताओ तो मैं बता दूंगा कभी आओ, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा डेटा हो जाएगा तो हमको लग रहा है नाम बता दो, नाम बता, क्या बताना है? नाम बताओ, इन छह के नाम बता। 4 और 2 6 तो मेरा लैपटॉप काहे नहीं काम कर रहा है? हमको सोच पूरा मेरा चार्ज नहीं हो रहा। वो जब भी बोलता है तो पहले ऐसे बोलने लगता है। मनुष्य तो यही लगा देख रहे हो भैया? सही तो बोला है। तभी काम देखिए ये इसको लिखिए उत्तरी अंडमान। देखिए ये अंडमान निकोबार है ना पूरा, तो ऐसे ऐसे करके द्वीप है, ठीक है? ऐसे करके, तो इसका नाम है उत्तरी अंडमान, ठीक है? फिर मध्य अंडमान, बगल वाला क्या है? मध्य अंडमान। फिर है आपका दक्षिण अंडमान, और ये है लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान, ये अंडमान निकोबार का नाम है। फिर है आपको कार निकोबार और लिटिल निकोबार, इसको बोला जाता है कार निकोबार और इसको बोला जाता है लिटिल निकोबार। ऐसे और भी बहुत सारे द्वीप है अगल बगल में, 250 द्वीप है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जिसमें से आप ध्यान रखिएगा कि अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर। कौन सा राजधानी है? पोर्ट ब्लेयर, जो आपको ना दक्षिण अंडमान में है। यहाँ पे है आपका पोर्ट ब्लेयर, जो किसकी राजधानी है? अंडमान निकोबार की राजधानी है। और यहीं पे एक फेमस जेल है जिसको बोला जाता है सेल्युलर जेल, बहुत फेमस जेल है, जहाँ पे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी को ब्रिटिश लोग भेज देते थे इस जेल पे, समझे? तो यहाँ पे सेल्युलर जेल है। अभी भी चालू हो गई? नहीं है चालू। और भारत में ध्यान रखिएगा एक ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार में ही है, और वो है मध्य अंडमान के पूर्व में। तो मध्य अंडमान कहाँ है? मध्य अंडमान ये, इसके पूर्व में एक द्वीप है जिसको कहा जाता है बैरन द्वीप। क्या बोला जाता है? बैरन द्वीप। तो भारत में जो एकमात्र ज्वालामुखी है वो बैरन द्वीप के पास है, समझे? तो भारत में ज्वालामुखी भी छोटा पर होगा ये बहुत, हाँ बैरन द्वीप है, समझे? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी है, अभी भी फट सकता है, अभी पता नहीं है क्योंकि ज्वालामुखी कब फटता है नहीं पड़ता, कोई उसका वो नहीं है, समझे? साइंटिस्ट रोक के रखते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे तू अपना टट्टी रोकता है ना वैसे वो रोकते रहता होगा। और ध्यान रखिए, मैंने आपको एक बात और बताया था कि भारत का जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है, याद है? हाँ, इधर मैंने इंदिरा कॉल और इधर बताया था इंदिरा पॉइंट। तो वो जो इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ होगा? सॉलिड होगा, लिटिल निकोबार में होगा कि नहीं? सबसे दक्षिण में यही होगा ना, तो ध्यान रखिएगा।